केमिकल रिएक्शंस की दुनिया काफी बड़ी है, हम लोग रिएक्शंस में नहीं जाने जा रहे हैं, अभी रिएक्शन चैप्टर ही हम लोग बाद में करेंगे, डी ब्लॉक वगैरह के बाद काफी करेंगे। कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शंस कर ले रहे हैं एसपी और डी ब्लॉक में, जिससे कि आप बराबर पी ब्लॉक का कुछ छोटा छोटा, कभी वाटर का रिएक्शन, कभी एसिड वेसिड का, कभी नाइट्रिक वगैरह का आपको आता होगा तो आप फंस जाते होंगे। तो थोड़ा उसको हम क्लियर कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो अच्छे से देखिए एसपी एंड डी ब्लॉक का बेसिक केमिकल रिएक्शन ध्यान रखिए। बेसिक केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये हमने पीछे पढ़ाया हुआ है आपको, मेटल की रिएक्टिविटी, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी हमने किया था। और कुल मिलाकर के ये था आपका, सब्लिमेशन पे भी डिपेंड करता था। माइकॉन की तो क्लास से निकाल दिए जाएंगे आशुतोष कुमार, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ सब्लिमेशन। कुल मिला के हमने बोला था, देखा था कि रिएक्टिविटी लेफ्ट और डाउन आती है जनरली, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज जनरली। ये हमने पढ़ा हुआ था स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के टाइम में। फिर से एक बार रिपीट कर दें, मेटल की जो रिएक्टिविटी है, थोड़ा सा उस दिनों को याद दिला दें, मेटल की जो रिएक्टिविटी है एक्चुअली वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वाटर में स्टेबलाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कोई भी मेटल रिएक्टिव है ये कैसे पता चलता? कोई भी मेटल है मान लो M, अब आप इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, लॉस करने के बाद आप स्टेबलाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, स्टेबल एक्वस तो अच्छे से आप देखेंगे मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे आमतौर पर किसी से पूछिए आप मेटल की रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है, तो लोग बोलते हैं मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब होता है मेटल रिएक्टिव कब ज्यादा है, तो सिंपली लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसमें ज्यादा है। जी नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी के बाद जो आयन बनेगा वो आयन एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइज होना चाहिए। आप कुछ स्टेबिलिटी ऑफ आयन हमने अच्छे से पढ़ाया है। Na+ जो आप बोलते हैं कि Na+ स्टेबल है, एक्चुअली Na+ एक्वस स्टेबल है। Na+ गैस तो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि सोडियम को आयरन डबल+ गैस हाईली अनस्टेबल है, आयरन डबल+ एक्वस स्टेबल है, क्योंकि आयरन मेटल को आप टच नहीं कर सकते हैं गर्म करने के बाद। यहां तो इसको इतनी हीट एनर्जी इसको इतनी दी जाए कि ये गर्म सॉलिड से लिक्विड तो छोड़िए गैस बनना, फिर इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस फेज में निकलता, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर एनर्जी देनी है। तो सोचिए Fe2+ आयन कितना अनस्टेबल है। अगर Fe2+ आयन के चैम्बर में आपको रख दिया जाए तो 2 सेकंड के अंदर आप इवेपोरेट कर जाएंगे, पूरी बॉडी आपकी इवेपोरेट कर जाएगी, जो सोचने में बड़ा इजी लगता है Fe2+ गैसियस आयन। तो Fe2+ गैसियस आयन क्या है? Fe2+ गैस आयन क्या है? Fe2+ गैस आयन हुआ मतलब आयरन मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के जो Fe2+ बना उस Fe2+ के एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइज करना। अब सवाल है कि ये आयन एक्वस में स्टेबलाइज होगा कब? तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा, मतलब इस चेंज का जो डेल्टा HF होगा, आप ही सोचिएगा, सॉलिड जाएगा पहले गैस में तो सब्लिमेशन, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा और फिर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अब यदि ये नेगेटिव आयन सबका सम करके तब स्टेबल आयन होता है, ये हमने पढ़ाया था। और ऐसे केस में जितना ज्यादा नेगेटिव आए, लार्जर द नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन, मोर विल बी, अच्छे से देख लेंगे आप, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्या बोला हमने? ठीक से देख लो। हमने बोला कि
आपको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब समझा रहे थे कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हुआ कि कोई भी मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करे, दिस इज नॉट कॉल्ड द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, बट रिएक्टिविटी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वस में स्टेबल आयन बनाए। जब ऐसा वो कर लेगा तब जाकर के वो आपका क्या कहलाएगा, तो रिएक्टिव मेटल, स्टेबल आयन। स्टेबल कब होता है, जब इस पूरे प्रोसेस का हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, तो स्टेबल आयन होता। अब ये नेगेटिव कब आएगा, जरा सोचिए, ये नेगेटिव में जाके कब आएगा, जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी आयनाइजेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव में कब आएगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप इसलिए ये कहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो हमने क्या लिखा, जितना ज्यादा नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा आयन का इस प्रोसेस का, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा वो मेटल। तो इस तरह से हमने ये सही लिखा कि आयनाइजेशन और हाइड्रेशन मेनली ये दो है। अब इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन। हाइड्रेशन कम कंट्रोल करता है, आयनाइजेशन ज्यादा कंट्रोल करता है, बट कभी कभी हाइड्रेशन भी करता है। तो आयनाइजेशन पीरियोडिक टेबल में किधर घटता है, लेफ्ट और डाउन, इसलिए हमने लिखा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस जनरली, जनरली लिखा, कभी कभी हाइड्रेशन चीजों को पलट देगा, क्योंकि हाइड्रेशन राइट बढ़ता है और अब बढ़ता है। आपको अगर पूछे ऐसा क्यों बोलोगे, तो बोलोगे एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब मैं अगर पूछूं या कोई आपसे पूछे क्या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब है सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी, तो बोलिएगा नहीं, उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल आयन हो जाए। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन के लिए भी ये यूजफुल हो गया कि दो आयन में कौन ज्यादा आयन स्टेबल। अगर आप जैसे जानते हैं कि कोई आयन ज्यादा स्टेबल, जैसे हमने पढ़ाया स्टेबिलिटी ऑफ आयन में कि मैग्नीज 2 प्लस मैग्नीज 7 प्लस से ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि Mn2 प्लस का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ Mn7 प्लस की हीट ऑफ फॉर्मेशन से। वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी आप समझ गए। तो लेफ्ट और डाउन जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इसीलिए कहा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक मेटल्स काफी रिएक्टिव। सो एस ब्लॉक मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हुआ एस ब्लॉक मेटल। वाई डी ब्लॉक, हाँ कोई पूछे क्यों, तो बोलेगा ड्यू टू लो आयनाइजेशन। वहीं पे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन होंगे, किस ग्रुप वाले होंगे, एस और पी नहीं, डी ब्लॉक वाले होंगे। लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स डी ब्लॉक वाले, अच्छे से आप देखेंगे। लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स डी ब्लॉक वाले मेटल्स होंगे और मोस्ट रिएक्टिव मेटल एस ब्लॉक वाले होंगे, ध्यान देंगे। अब पॉइंट है इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से लगाया गया है, जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जितना ज्यादा नेगेटिव है फिर उसको डेल्टा जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कहने का मतलब जिसका डेल्टा जी, उस मेटल से आयन में कन्वर्जन का डेल्टा जी जिसका ज्यादा नेगेटिव है, या डेल्टा एच ही बोल लीजिए, आप जो लिखे हैं वही बोल लीजिए, डेल्टा एच, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव है बोला जाएगा कि उसका करस्पॉन्डिंग मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसको उतना ऊपर सजाया गया है। ध्यान देंगे आप। सो metals with more negative delta HF kept on relatively upper positions in electrochemical series। आप सुने होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्चुअली वो यही से आया, ये हमने पहले पढ़ाया था, बट बहुत पहले पढ़ाया था, इसलिए हमने फिर से रिपीट कर दिया कि वैसे मेटल जिनका ज्यादा नेगेटिव डेल्टा एचएफ है, या मोर नेगेटिव डेल्टा जी भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, तो वैसे मेटल जिनका ज्यादा नेगेटिव डेल्टा एचएफ आयन बनाने के दौरान, तो उसको रखा गया है रिलेटिवली अपर पोजीशन पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिथियम, सीजियम, ऐसे सुने होंगे आप, जिंक, आप इस तरीके से सुने होंगे, मैग्नीज, टीन, लेड, हाइड्रोजन,
आप सुने होंगे कॉपर, सिल्वर वगैरह, आप ये चीज अच्छे से सुने होंगे, ध्यान दें। तो इसमें ऊपर वाला जो है, ध्यान से, ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है। हमने बोला कि अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता था, और रिएक्टिविटी आयनाइजेशन हाइड्रेशन सबके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। तो ये रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो जरा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम एक बार फाइनली आपको लिख करके दिखाते हैं, तब चीजें और क्लियर निकल के आएंगी। पहले एस ब्लॉक मेटल्स को आ जाइए, आप तो ये समझ गए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला, आ जाइए ध्यान दें। ना अगर आप एस ब्लॉक मेटल्स ले, ठीक से देखें, लिथियम, सोडियम, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को और डिटेल में ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। आपने सीखा कि जनरली लेफ्ट और डाउन बढ़ता है। सारे मेटल को लगा सकते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपका हक है, आप लगा सकते हैं, बट आपसे सिलेबस में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि सब लगा दिए जाए। 4-5 मेटल ही पूछा जाएगा, जो आपसे पूछा जाएगा उसको हम डबल टिक कर रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आपके मेटल्स है 4 और 2 प्लस 4 + 2 6 मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनका ऑर्डर लगाने आना चाहिए। किस चीज में? रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बनता कैसे है? जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वस सॉल्यूशन में जितना स्टेबल आयन बना है, उस प्रोसेस का जो जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जितना ज्यादा नेगेटिव हो, डेल्टा जी जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव हो, वो आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उतना ऊपर रखा जाता है। वो आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उतना ऊपर रखा गया है। तो जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे बड़ा फैक्टर होगा। आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक का सबसे कम होता है, दैट्स व्हाई एस ब्लॉक मेटल्स आर कॉल्ड मोर रिएक्टिव, और उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रखा गया। तो एस ब्लॉक को हमने लिया, 6 मेटल काफी इंपॉर्टेंट है। इन 6 के ऑर्डर में देखिए, लेफ्ट और डाउन बढ़ेगा, बट लिथियम एब्नॉर्मली छलांग लगा रहा है, सबसे ज्यादा हो जाती है रिएक्टिविटी लिथियम की। हमने बोला कि अब इस तरह से इसका ऑर्डर क्या होगा, तो जरा देखें, सबसे आगे लिथियम, लिथियम के बाद नेक्स्ट सीजियम, कैल्शियम ऊपर है, सीजियम के बाद पोटेशियम। अब पोटेशियम के बाद सोडियम ले या कैल्शियम? सोडियम ऊपर है और कैल्शियम बगल में, कैल्शियम, तब लेंगे सोडियम, फिर लेंगे मैग्नीशियम, आप अच्छे से देखेंगे, फिर लेंगे मैग्नीशियम। ये हमारा टॉप 6 मेटल है, बाकी को हमने छोड़ दिया। टॉप 6 मेटल है। ये किस चीज की ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। आप बोलोगे रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, या आप बोलोगे रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। अच्छे से ध्यान दोगे बेटा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। रिड्यूसिंग पावर मतलब हुआ स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग पावर का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हुआ। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट का पावर। रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो रिड्यूसिंग पावर मतलब ऑक्सीडेशन में जाना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना बस लूज नहीं करना, लूज करके एक्वस में स्टेबल होना। तो आप इसी को रिएक्टिविटी भी बोलेंगे, इसी को रिड्यूसिंग पावर बोलेंगे। फिर से देख लो, रिड्यूसिंग पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आखिर ये प्रोसेस में हो क्या रहा है? रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। इस मेटल को क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्त, आयन को रिड्यूसिंग एजेंट मत बोल देना। क्यों? जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल ने किया है, इलेक्ट्रॉन लूज आयन ने नहीं किया है। तो आप आयन को रिड्यूसिंग एजेंट मत बोल लेना, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। आयन क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि वो आगे लूज करना चाहता है या गेन या कुछ नहीं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जैसे Fe2+ और लूज कर सकता है, तो Fe2+ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बट सोडियम प्लस और लूज नहीं कर सकता है, तो सोडियम प्लस रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, वो गेन भी नहीं कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं होगा। इसलिए आप बोलते हैं Na+ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई रेडॉक्स एजेंट नहीं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट है, गेन करने की टेंडेंसी है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों में से कोई नेचर नहीं है आपका, आप कोई एजेंट नहीं है। तो जरा सोचिए, एल्यूमिनियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट,
क्योंकि एल्यूमिनियम को लूज करके Al++ बनना, बट एल्यूमिनियम 3+ ना गेन करने की टेंडेंसी है ना लूज करने की टेंडेंसी है, क्योंकि उसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Al++। वो इसलिए होता है क्योंकि उस ऑक्सीडेशन स्टेट का हीट ऑफ फॉर्मेशन काफी लार्ज नेगेटिव हो जाता है, और Fe का Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है। क्यों? तो Fe2+ के लिए भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, तो Fe3+ के लिए भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है। तो एक मेटल का एक से ज्यादा स्टेबल आयन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो Fe रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Fe लूज करेगा, Fe2+ भी रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Fe2+ भी लूज करके Fe3+ में जाएगा, बट Fe3+ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Fe3+ फिर फर्दर लूज नहीं करेगा, 4+ नहीं हो सकता है, Fe का होता ही नहीं है। अब बोलोगे सर क्यों नहीं होता है Fe का 4+? वही बात, जब Fe4+ बनाओगे तो कोई ना कोई फैक्टर के वजह से उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव आ जा रहा होगा। क्या बोला हमने? कोई आयन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? सोडियम का 2+ क्यों नहीं बना? इसका मतलब है, लोगों को सिंपली पूछो सोडियम का 2+ क्यों नहीं बना, तो लोग बोलेंगे सोडियम 2+ इसलिए नहीं बना क्योंकि सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के कारण सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। बट द करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज दैट when you make sodium Na2+ ion aqueous from Na sodium metal from its elemental state, the delta HF corresponding to the conversion of sodium elemental to sodium 2+ aqueous ion would be positive. That's why Na2+ does not exist. And why its delta HF becomes positive? Why is not this negative like the formation of Na+? तो अब आपको सोचनी है, जब आप Na पर 2+ बनाएंगे Na+ के रिस्पेक्ट में, सोचिए अच्छे से, तो आयनाइजेशन तो सब्लिमेशन तो उसी सोडियम का लगेगा। अरे यार, एक प्रोसेस Na से Na+, एक प्रोसेस Na से Na2+, तो जो Na से Na+ बनाने में जो सब्लिमेशन लगेगा वही 2+ वाले में भी वही सब्लिमेशन। इसका मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आयनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है? Na+ बनाने में IE1 लगेगा और Na2+ बनाने में IE1 भी लगेगा और IE2 भी लगेगा, क्योंकि आपको दो निकालनी है। बट IE2 जो है वो काफी बड़ा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि Na+ बनने के साथ वो नोबल गैस हो गया, तो नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इसीलिए Na2+ जब बनाएंगे तो IE2 बहुत पॉजिटिव लगेगा। अब वो हाइड्रेशन पे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है, तो जब आप Na2+ बनाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। हाइड्रेशन बढ़ने से नेगेटिव को फेवर मिलता है। सोचो, हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहा भाई, तू Na2+ बना, बट आयनाइजेशन एनर्जी क्या रहा, अगर तू Na2+ बनाया तो हम IE2 इतना ज्यादा लगेंगे कि तेरा ये सम पॉजिटिव हो गया, इसीलिए तू Na2+ नहीं बन सकता है। लॉजिक समझिए, कोई भी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होने का लॉजिक क्या होगा? फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होने का लॉजिक सिर्फ हाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं हुआ, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होने का लॉजिक है कि जब आप उससे ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी that could not be compensated through hydration energy, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं सकता है। तो कभी नहीं बोले कि रिएक्टिविटी मेटल की सिर्फ आयनाइजेशन पर डिपेंड करती है, बोलेंगे आयनाइजेशन और हाइड्रेशन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है रिएक्टिविटी। उम्मीद है इसको आप काफी अच्छे से समझे होंगे। अब जैसे देखो, प्रैक्टिकली लिथियम सबसे ज्यादा हो गया। अब सोचो क्यों ज्यादा हो गया, तो अब हम अगले पेज में कंपेयर करते हैं एक बार लिथियम सीजीएम की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज। देखिए, अब मेरा सवाल है कि ये जो आपका मान लो कि लिथियम ग्रेटर देन सीजियम रिएक्टिविटी, अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है नीट में या जेई में? व्हाई लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन सीजियम? तो जरा सोचिए, हमने क्या क्या बोला रिएक्टिविटी के लिए? हमने बोला कि रिएक्टिविटी के लिए या तो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसकी आयनाइजेशन कम हो, या उसकी ज्यादा होगी जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा हो, ठीक है। और आयनाइजेशन और हाइड्रेशन दोनों का ही प्रॉब्लम है कि आयनाइजेशन एनर्जी हो या हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों ही साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये दोनों का प्रॉब्लम है। तो जरा सोचिए, लिथियम और सीजियम में आयनाइजेशन जिसका कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए,
तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? आपने पढ़ा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, आयनाइजेशन ऊपर जाती है, साइज की मास प्रोपोर्शनल है। तो लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो आयनाइजेशन चाह रहा है कि सीजियम ज्यादा रिएक्टिव हो। इसका मतलब आयनाइजेशन रीजन अभी नहीं लगा, ये रीजन अभी नहीं लगा। अभी क्या रीजन लगा? हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन उसका ज्यादा होता है जिसका साइज छोटा हो। तो आप बोलेंगे दिस इज ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब Li+ बना होगा तो आप Li+ नहीं लिखें, सीधे लिथियम लिख दें। जब Li+ बना होगा तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी CS+ के हाइड्रेशन से काफी ज्यादा है, वो फैक्टर इसके आयनाइजेशन पर डोमिनेट कर गया। क्या आप रीजन देना समझे अच्छे से? कैसे रीजन दिया जाए, ये क्लियर हुआ आपका? यस सर। यस सर। गुड। आइए फिर से एक दूसरे एग्जांपल से और रीजन लगाना अच्छे से सीखें। फिर आइए अगेन, आपने देखा कि सोडियम की रिएक्टिविटी से ज्यादा है कैल्शियम की रिएक्टिविटी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा वाई, कौन सा फैक्टर यहां काम किया होगा? सोचना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी काम किया, या फिर रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी काम की? बताओ। जल्दी बताएं, कौन सा फैक्टर काम किया? 1 मिनट रुको, जिनसे पूछूंगा वही बताओ। अनाहिता सुन रही हो? अनाहिता, यस सर। बताइए बेटा, कौन सा फैक्टर दोनों में से काम किया होगा जिसकी वजह से सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव हो गया कैल्शियम? सर हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, अनडॉटेडली, वेरी गुड, वेरी गुड। डेफिनेटली हाइड्रेशन काम किया होगा। एक बार फिर से आयनाइजेशन ने काम नहीं किया। क्यों? आयनाइजेशन उसका ज्यादा होगा, आयनाइजेशन कम होने पर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और आयनाइजेशन इधर कम होता है और इधर कम होता है पीरियोडिक टेबल, जिधर साइज, सॉरी, इधर और नीचे ऐसे लगाना चाहिए। इस डायरेक्शन में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन तो सोडियम का कम और कैल्शियम की ज्यादा है, तो जिसकी आयनाइजेशन कम उसको रिएक्टिव ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं लग पाया। हाइड्रेशन उसकी ज्यादा जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो हाइड्रेशन एनर्जी Na+ की ज्यादा या Ca2+ की, तो सर Ca2+ की। देखो लॉजिक कैसे लगा। फिर यहाँ हाइड्रेशन लग गया। फिर आ जाओ, अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए, संदीप बताओगे, संदीप NV बैच, नरवान बैच, अगर आपसे बोला जाए पोटेशियम is more reactive than sodium, why? कौन सा लॉजिक है? आयनाइजेशन एनर्जी लेगा सर। आयनाइजेशन चेक करते, आयनाइजेशन हो, चेक करते हैं। आयनाइजेशन कम होनी चाहिए, तो आयनाइजेशन कम किसकी है? देखो इसका आंसर हम निकाल रहे हैं। आपने बोला कि ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, आपने ये बोला। अब मैं बोलूंगा गलत है। देखो करेक्ट आंसर क्या है, मैं डील कर रहा हूं, आप जरा ध्यान दो। रिएक्टिविटी आपको पता है, सबसे पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन तो वाकई पोटेशियम की कम और सोडियम की सर ज्यादा है, तो आयनाइजेशन तो लग गया ना सर, एकदम लगा, बिल्कुल लगा। अब आ जाओ हाइड्रेशन पे, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा जिसका साइज छोटा, तो हाइड्रेशन सोडियम की ज्यादा, और हाइड्रेशन ज्यादा होनी चाहिए तब रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो पोटेशियम के फेवर में ये नहीं लगा। तीसरा पॉइंट यू हैव मिस्ड दैट इज सब्लिमेशन। आपने तो ध्यान से ही हटा दिया उसको। आपको अच्छे से पता है एस ब्लॉक एलिमेंट में सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब वैल्यू छोटे छोटे होते हैं। पीरियोडिक टेबल को कितने विस्तार में हमने, कितने वो डिटेल में पढ़ाया है।
याद करो कितना छोटा छोटा होता है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 495 किलो जूल पर मोल, 500 के अप्रॉक्स में, और सोडियम की सब्लिमेशन एनर्जी होती है 108 किलो जूल पर मोल। तो यार 500 के रिस्पेक्ट में 100 को तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? 500 के रिस्पेक्ट में आप 100 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एस ब्लॉक के केस में सब्लिमेशन भी मैटर, सब्लिमेशन को भी लगा के देखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपकी आदत बन जाएगी कि आयनाइजेशन हाइड्रेशन आयनाइजेशन हाइड्रेशन। तो आ जाओ सब्लिमेशन। अब आपको याद है कि नहीं पता नहीं मेरे को, हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था एल्कली मेटल के बारे में कि ऊपर जाने पर इसका एमपीबीपी भी बढ़ेगा, और इतना ही नहीं हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ऊपर बढ़ता है। आपको याद होना चाहिए, हमने अच्छे से डिस्कस किया था, पीरियोडिक टेबल का अकेला ग्रुप है जहां जिधर एमपीबीपी सब्लिमेशन सारा चीज एक ही तरफ में रेगुलर बढ़ता है, वो है एल्कली मेटल। तो देखो सब्लिमेशन एनर्जी कम चाहिए, तो सब्लिमेशन तो पोटेशियम की कम है ऑलरेडी सोडियम से, इसका मतलब ये भी लगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ड्यू टू लो हीट ऑफ आयनाइजेशन एंड लो हीट ऑफ सब्लिमेशन। दोनों चीज कम है, किसकी? और पोटेशियम। ये करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है अब आपको लॉजिक समझ में आया होगा किस तरीके से है। अब एक बार हम फाइनली मेटल को लगा दें, आप स्क्रीनशॉट ले। फाइनल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रेडी किया जाए। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान दीजिए, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स बोलेंगे आप, या इसी को बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ आइए देखिए, सबसे ऊपर है अब इसमें लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एस ब्लॉक, एल्यूमिनियम। अब देखिए पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक से एक ही एलिमेंट लिख रहे हैं फिलहाल, एल्यूमिनियम। पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल है, फिर भी मैग्नीज, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक से कहीं कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए इसमें। नीचे गोल्ड है, लास्ट में जो है वो गोल्ड है, शायद नहीं दिख पा रहा हूं आपको। अब पी ब्लॉक का ये 3 एलिमेंट सिर्फ हमने लिया, यहां तक एल्यूमिनियम तक आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स बोलेंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स। आप मैग्नीज ऑनवर्ड्स जब डी ब्लॉक शुरू हो रहा है 3 लेड तक मॉडरेटली रिएक्टिव बोलेंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं, मॉडरेटली रिएक्टिव बोलेंगे। अच्छी रिएक्टिविटी है इनकी भी। और नीचे वाला आप नोबल मेटल्स बोलेंगे हाइड्रोजन के नीचे, या वेरी लेस रिएक्टिव बोलेंगे, काफी कम रिएक्टिव। देखते जाए पॉइंट। कुल मिला के रिएक्टिविटी ऊपर चली गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब भी क्या हुआ। कुल मिला के रिएक्टिविटी ऊपर बढ़ गई। लैंथेनाइड का पोजीशन ध्यान से देखें, कहीं पर यहां के अराउंड है लैंथेनाइड्स, यहां और कुछ यहां। ध्यान से, कौन? लैंथेनाइड्स। आपको पढ़ना होता है ब्लॉक में, इसलिए हमने पढ़ा दिया। मतलब अगर पूछा जाए, मोस्टली लैंथेनाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, या मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम and less reactive than calcium sodium. Mostly lanthanides are more reactive than magnesium but less reactive than sodium calcium. Aluminium magnesium से एक आध कम भी होते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं YbLu, बट मोस्टली मैग्नीशियम से ज्यादा होते हैं। जनरली आपको यही होगा, इसीलिए लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड्स भी जो होते हैं
वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मोस्टली ज्यादा ही बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लैंथेनाइड्स क्या हुआ, लेस रिएक्टिव मेटल की मोर रिएक्टिव मेटल, तो मोर रिएक्टिव। अगर बोला जाए लैंथेनाइड्स कैसा हुआ तो बोलोगे सर हाईली रिएक्टिव मेटल हुआ, क्योंकि एस ब्लॉक के कंपैरिजन में आ गया इसका, मैग्नीशियम से ज्यादा है। चलो अब ये आप इसमें से हाइड्रोजन से ऊपर तक जितना भी मेटल है इन सब को बोलते हैं एक्टिव मेटल, इनका एक नाम ही बना दिया एक्टिव मेटल्स। किसको, हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल है आप इनको बोलते हैं एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल मतलब हुआ कि कैन डिस्प्लेस एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे मेटल्स आर कॉल्ड एक्टिव मेटल्स। हमने बोला ये एक्टिव मेटल्स है, इनकी खासियत है दे कैन डिस्प्लेस एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपको अब क्लियर करना है कि सर एक्टिव हाइड्रोजन क्या है। एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं वैसे हाइड्रोजन को जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। सीखते जाओगे, हाइड्रोजन अटैच्ड विद रिएक्शन से लोगों को डर लगता है, लेकिन देखो रिएक्शंस कितने इजी लेवल पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन से जुड़ा अमोनिया HCl, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव C2H2, क्योंकि यहाँ sp कार्बन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जानते हो CH4 नहीं हो सकता क्योंकि sp3 कार्बन है, इसलिए ये नहीं हो सकता। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। HCl, क्योंकि HCl का जो हाइड्रोजन है वो sp कार्बन से अटैच है। आप समझ पा रहे हो। दूसरा टर्म है एसिडिक हाइड्रोजन इज व्हाट, एसिड वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ एसिड, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होता है जो एसिड H+ देता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एसिड्स। बोलोगे सर जैसे, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब कम और इससे ज्यादा मतलब रहना चाहिए कि वो एसिड का है कि नहीं। जैसे इसमें H2S भी आ जाएगा, HCl भी आएगा क्योंकि H2S भी एसिडिक होता है, हमने आपको पढ़ाया हाइड्रा एसिड, बट इसमें H2S नहीं आएगा। H2S का हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन बट नॉट एक्टिव हाइड्रोजन। जरा समझिएगा एक्टिव और एसिडिक में अंतर क्या होगा। एक्टिव हाइड्रोजन बेटा वो है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, चाहे वो एसिड है कि नहीं, अमोनिया। बट एसिडिक हाइड्रोजन वो है जो एसिड वाला रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो वाटर में जाने पर H+ देता है, तो इसमें अमोनिया नहीं आ सकता, इसमें बेटा अमोनिया नहीं आ सकता, इसमें H2S नहीं आ सकता। समझिए चीजों को। तो एनीवेज एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन दोनों को हटाएगा कौन, एक्टिव मेटल। इसीलिए अगर इस एक्टिव मेटल को हम मान लो HF में रख दें, HCl में रख दें, एसिड है, H2S में रख दें, एसिड है H2S, H2O में रख दें, वाटर में एसिड नहीं है बट एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, अमोनिया में रख दें। अब ध्यान दें, अमोनिया एसिडिक नहीं है बट एक्टिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है। C2H2 में रख दें, C2H2 एसिडिक भी होता है और एक्टिव भी होता है, जैसे ये एसिडिक भी एक्टिव भी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और एसिड भी है। H2S हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है सल्फर बट एसिड है, इसलिए एसिडिक है। आप समझ पा रहे होंगे। अब ClOH ले लीजिए, HOClOH। आप इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड ले सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एसिड वाला हाइड्रोजन है वगैरह। एक्टिव मेटल जो है आपका क्या कर सकता है, तो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन को करके रख देगा। समझ रहे हैं? तो इसका क्या होगा, मेटल का इनके साथ एक एनायन सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट। इसका एनायन आ जाएगा H+ देने के बाद, मेटल आयन सॉल्ट अब प्लस हाइड्रोजन गैस, और वो जलने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि सोडियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल को आप पानी में नहीं रख सकते हैं, वाटर में नहीं रख सकते। यू कैन नॉट कीप इट इन एसिड
आप एयर में नहीं रख सकते हैं, एयर कंटेन्स मॉइस्चर, लॉट्स ऑफ H2O, इसलिए आप उसको वहां भी नहीं रख सकते, उसको कहां रखते हो, केरोसिन में, या वैसे ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ईथर में, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद नहीं हो। आप एल्कोहल भी ले लो, एल्कोहल में भी मौजूद है OH, कुछ भी ले लो, देख लो, ये एसिडिक नहीं है बट एक्टिव है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है। एसिडिक भी होता है वैसे, वीकली एसिडिक होता है अल्कोहल। तो एनीवेज आपने देखा कि एक्टिव मेटल को हम किसी भी वैसे जगह पर नहीं रख सकते हैं जहां पर क्या है, या तो एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है या एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो हम लोग उसको रखते कहां, वैसे जगह पे रखते हैं जहां पर ना तो एक्टिव हाइड्रोजन अवेलेबल है ना एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है। एक नए टॉपिक, एक नए एरिया की तरफ हम लोग आ गए हैं, तो अब इसको बिना डील किए हम लोग आगे जाएंगे नहीं। अब आ गए हैं तो मजा लगेगा उसमें आपको, आप पढ़िए कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शंस को आप सीखिए, ये 2 लेक्चर सीख जाइए, पहले 2-3 लेक्चर लगेगा उसको, पहले बेसिक रिएक्शंस को सीखिए, उसके बाद फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन डेवलप करेंगे। एनीवेज, तो इसके एग्जांपल्स को आप थोड़ा सा यहां नोट कर लें और वो वाली चीजें लिख लें। आपका ये चीज अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह को एयर में नहीं रख सकते हैं, वाटर का एक्टिव हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। एसिड में नहीं रख सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं। अमोनिया में नहीं रख सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं। एसिटिलीन में नहीं रख सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। और हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट है, तो वो जलने लगेगा तुरंत। लॉजिक अच्छे से आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब एक बार देखिए, इनकी रिएक्टिविटी अलग चीज होती है, फिर एक कंफ्यूजन का पॉइंट है। इनकी रिएक्टिविटी एक अलग टर्म है, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक अलग टर्म है, और उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसी खास रिएजेंट की तरफ एक अलग ऑर्डर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। स्टूडेंट अच्छा है, एग्रीगेट मार्क्स से पता चलता है कि इसने फाइनल एग्जाम में एग्रीगेट मार्क्स क्या लाया। तो एक टर्म बोला जाता है स्टूडेंट, ये एक्स स्टूडेंट वाई से बेटर है, सिमरन इज बेटर देन राज, ऐसा बोला जाता है, समझिए। बट सब्जेक्ट वाइज राज में भी बेटर देन सिमरन, या हो सकता है करस्पॉन्डिंग टू सारे सब्जेक्ट्स इवन सिमरन इज बेटर देन राज। मेरी बात को समझिएगा, क्या बोला हमने, ओवरऑल अलग चीज है और किसी खास रिएजेंट की तरफ अलग चीज है। आप पीसीएम में किसी दूसरे से पीछे रह सकते हो, कुल मिला के हो सकता है फिजिक्स में उससे आगे चल रहे हो, केमिस्ट्री में आगे चल रहे हो, इसीलिए ये लोगों को समझ में नहीं आता है जल्दी। रिएक्टिविटी वो रट लेते हैं कि लिथियम की ज्यादा है सीजियम से, तो उसके साथ कुछ भी रिएक्शन करवाया जाए वो बोलेंगे लिथियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। जी नहीं, वाटर में डालिए, वाटर से जब दोनों रिएक्ट करेगा तो सीजियम को, जब आप ये पूछा जाता है आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि लिथियम इज मोर, जैसे एनसीईआरटी में कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन सीजियम, बट व्हाई सीजियम इज मोर वायलेंट टुवर्ड्स वाटर देन लिथियम, व्हाई सीजियम इज मोर वायलेंट टुवर्ड्स वाटर देन सीजियम। इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एफिनिटी लिथियम वाले स्टूडेंट को कम है, सीजियम वाले स्टूडेंट को ज्यादा है, बट सारे सब्जेक्ट, सारे फैक्टर्स को, सारे रिएजेंट के लिए जब ओवरऑल हम देखते हैं तो बोलते हैं कि लिथियम के लिए ज्यादा है। तो इस चीज को अब क्लियर करना है, नेक्स्ट पेज में क्लियर करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्या आप लोग को अच्छे से समझ में आया यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझे, क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. किन्हीं का कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? तो अब इस बोर्ड में हम लोग 2 चीज क्लियर करने वाले हैं। एक वो जो किसी पर्टिकुलर रिएजेंट की तरफ वाली बात की, एक वो मैं क्लियर करूंगा, आप लोग पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक के रिएक्शंस को कर रहे हैं। और दूसरा मैंने बोला कि ये क्लियर करूंगा इसमें, ये यूनिट 7 है जो आपका आज चल रहा है,
ये यूनिट 7 है, यूनिट 7 के कुछ लेक्चर्स डिस्कस हो रहे हैं, देखें आप अच्छे से। तो रिएक्शंस को चलो एग्जांपल्स को लिखा जाए। मान लो सोडियम प्लस हमने रिएक्शन करवा दिया, इन सब से लिया H2S के तरफ, क्या प्रोडक्ट बना Na2S प्लस हाइड्रोजन। H2S ना लेकर के HCl ले लो, क्या बनेगा NaCl। चलो आप H2O ले लो, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने के बाद सब में हाइड्रोजन आ रहा है, क्या बनेगा Na2O। और आपने पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड मेटल के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, अपने आप हो जाएगा, इसलिए आप NaOH ही लिखोगे। नेक्स्ट, अगर आप ये ना लिख करके मान लो HCl लिख देते हो, क्योंकि हमने इसमें भी देखा है कि एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, तो क्या हो जाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन। अगर मान लो आपने लिखा C2H5OH, आपने इसमें भी देखा कि एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा NaC2H5O। चलो इसको ऐसे लिख लो C2H5ONa, O पर माइनस है और Na पर प्लस, प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो आप मान लो कि C2H2 ले लिया था आपने, तो क्या बनेगा Na2C2 ना, सोडियम कार्बाइड Na2C2 हाइड्रोजन हटने के बाद। मान लो आपने अगर HOCl ले लिया था, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हटने के बाद NaOCl। समझते जाएंगे, सारे में हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। अगर आपने H2SO4 ले लिया, तो आपको देखना होगा कि इसमें से कितना हाइड्रोजन हटेगा, तो 2 OH है ना, 2 हाइड्रोजन दोनों रिप्लेस होगा, तो क्या बन जाएगा आपका Na2SO4। जरा समझते चले जाएंगे, जरा समझते चले जाएंगे। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ले लिया H3PO4, तो आपने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है कि H3PO4 का तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है, तीनों H प्लस, तो क्या हो जाएगा Na3PO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस तो सारे में आ नहीं रहा। चलो आपने अगर इसके बाद ले लिया H3PO3, अब अगर आपने जल्दबाजी में Na3PO3 कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी बेसिसिटी 2 होती है मात्र, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो इसके पास 2 ही OH है, बाकी एक H है और एक O है, इसीलिए ये 2 ही देगा। तो इसका अनायन क्या बनेगा, जरा गौर से सोचें। Na प्लस, एक H अभी भी बचेगा, HPO3 माइनस, ध्यान दें HPO3 माइनस, therefore NaHPO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आपने अमोनिया लिया तो क्या बनेगा, आप यहां पर एक बार फिर से सारा हाइड्रोजन हटा के Na3N मत बना देना, आपको याद होगा डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत पहले हमने पढ़ाया था लैटिस एनर्जी के टाइम में कि आउट ऑफ एल्कली मेटल्स ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड, ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, बाकी कोई एल्कली मेटल में नाइट्राइड नहीं बनाता, इसलिए आप ये नहीं लिख सकते हो। इस केस में हो जाता है क्या NaNH2 प्लस, सारे में हाइड्रोजन है दोस्त, उसका कोई कंफ्यूजन मत रखना। जब सोडियम को अमोनिया में डालते हैं तो सोडियम एमाइड बनता है, अमाइड, नाइट्राइड नहीं बनता, क्योंकि एल्कली मेटल तो नाइट्राइड वैसे भी नहीं बनाते। तो ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के जो पिछला लिखा था उसी को हमने रिपीट किया। इसमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। अब सेकंड वाली चीज मैं क्लियर करने जा रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के तरफ, जो हमने बोला कि रिएक्टिविटी ज्यादा और कम, किसी पर्टिकुलर रिएजेंट की तरफ जरा ध्यान देंगे ना। पहला, मान लो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल बोल रहा हूं का ऑर्डर क्या होगा, आप इसका आंसर करोगे। सर आंसर इज, ऑर्डर इज दैट रुबिडियम पोटेशियम सोडियम, ये वाला। चलो बी, अब मैं बोलूं चलो रिएक्टिविटी बताओ ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स वाटर, ध्यान दोगे। अब सेम ऑर्डर आप मत रिपीट कर दोगे, अब आप सेम ऑर्डर रिपीट बेटा नहीं कर दोगे, अब गलत हो जाएगा। आपको ना एक्चुअली सबको वाटर से रिएक्शन कराना है, इन सबको आप वाटर से रिएक्शन कराओगे, जो प्रोडक्ट आएगा NiOH
NaOH, KOH, RbOH, CSOH। अभी आपने पढ़ा एक्टिव हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये प्रोडक्ट आने वाला है और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बेटा इसमें ना डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो डेल्टा जी मोर नेगेटिव है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। आपको तो याद भी होगा आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी, आयोनिक कंपाउंड है कोवैलेंट नहीं। आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी या तो लैटिस एनर्जी से डील होती है या पोलराइजेशन से, और कोवैलेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी से। तो इसमें लैटिस न लगा के पोलराइजेशन लगाएंगे, ये हमने आपको बहुत अर्लियर बहुत पहले पढ़ाया है। कैसे चेक करते हैं, तो टूट के जब मॉलिक्यूल दे कोई भी कंपाउंड तो पोलराइजेशन जनरली डोमिनेट करता है। अगर टूट के एलिमेंटल फॉर्म में जाए तो यूजुअली लैटिस से डिसाइड होता है। तो ये डिकम्पोज करके क्या आएगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट आएगा, इसलिए पोलराइजेशन से डील हो। तो आपको ये मालूम है कि इसमें स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप होगी, ये हमने बहुत पहले पढ़ा लिया है। इसका मतलब है कि सीजियम का वाटर के साथ प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ LiOH। ध्यान से देखेंगे, एल्कली मेटल्स आर, ध्यान से देखोगे, वायलेंट टुवर्ड्स वाटर, ऐसे ही पानी की तरफ ये वायलेंट होता है। किस वजह से? ड्यू टू किसी भी रिएक्शन का जो लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी है उसकी वजह से वो रिएक्शन वायलेंट होता है। तो एनीवेज एल्कली मेटल्स आर वायलेंट टुवर्ड्स वाटर। अब आप क्या बोलोगे, सीजियम इज मोर वायलेंट टुवर्ड्स वाटर देन सीजियम लिथियम। क्यों? ड्यू टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में डिफरेंस की वजह से। क्या स्टेबिलिटी में डिफरेंस है? तो सर आप तो जान रहे हो CSOH काफी ज्यादा स्टेबल है LiOH। इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा टुवर्ड्स वाटर ऑर्डर। अब आपको समझ में आ गया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर बेटा क्या करोगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। सर डाउन द ग्रुप मैं बढ़ा दूंगा, मतलब लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम से ज्यादा रोडियम से ज्यादा सीरियम। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, बस मैं 2-3 मिनट के अंदर क्लास ड्रॉप कर रहा हूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन देखना। आप बोलोगे कि सर मैं सबको रिएक्ट करा दूं पहले किससे, हाइड्रोजन से। तो सर मेटल को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराने पर हाइड्राइड है। अब सर आपने अभी अभी सिखाया कि बेटा पहले इसकी स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी आयोनिक कंपाउंड की या तो लैटिस से डील होती है या पोलराइजेशन से। टूट के एलिमेंट दे तो लैटिस, टूट के मॉलिक्यूल में आने की संभावना हो तो पोलराइजेशन। यहां लैटिस लगेगा क्योंकि डिकम्पोज होने पर क्या आएगा, लिथियम एंड हाइड्रोजन। इसलिए आप लिखोगे कि सर ऊपर जाने पर लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है, साइज छोटा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेटा रिएक्टिविटी किधर होगी? सर स्पष्ट है ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी होगी। तो सोचो जनरल रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ और है, ओवरऑल कौन ज्यादा पढ़ाकू है उसका ऑर्डर कुछ और है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किसकी एफिनिटी ज्यादा है उसका ऑर्डर कुछ और है। सब्जेक्ट बदलने पर फिर ऑर्डर बदल जाएगा। वाटर की तरफ डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी थी, हाइड्रोजन की तरफ अप द ग्रुप रिएक्टिविटी है, और इन जनरल ना डाउन है ना अप है, कुछ मिक्स्ड है जिसमें लिथियम सबसे ज्यादा है। अगर बोला जाए चलो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइल्यूट H2SO4 बोल दो। आप बोलोगे कि सर हमने सबको रिएक्शन करा दिया लिथियम से लेके सीजियम, इनका सर डाइल्यूट H2SO4 से होगा, तो थोड़ा बहुत तो 9-10 से आपको पता ही होगा ना कि मैं आगे सिखाने वाला हूं कि सर इसमें सल्फेट आएगा, लिथियम सल्फेट से लेकर के सीजियम सल्फेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस, अब सर आप बोलोगे इसमें लैटिस लगा के चेक करो स्टेबिलिटी या पोलराइजेशन, तो आप बोलोगे कि सर लैटिस इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि ये कंपाउंड अगर टूटा तो मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट की संभावना है। आपने सिखाया है कि सर मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट बने तो पोलराइजेशन, तो डाउन द ग्रुप जाने पर पोलराइजेशन कम होगा। अब इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा बहुत क्या पूरा पढ़ाया हुआ आपको। पोलराइजेशन डिक्रीजेज और पोलराइजेशन घटने से स्टेबिलिटी बढ़ती है,
और स्टेबिलिटी अगर डाउन द ग्रुप रेगुलर बढ़ गई, इसका मतलब रिएक्टिविटी फिर डाउन द ग्रुप बढ़ेगी रेगुलर। तो उम्मीद है आज के क्लास में आपने काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी है। केमिकल रिएक्शन का आज एक पहला बेसिक चीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्लियर किया। क्या मजा आया? अच्छे से आप लोग सीखे, चीजों को एनालाइज कर पाए सही ढंग से? यस और नो जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्लास में यूनिट 7 का हमने प्लानिंग कर लिया। यूनिट 7 का कुछ पार्ट ये कर दे रहा हूँ, पहले यूनिट 7 क्लियर कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर, आपको पता है मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे आपकी क्लास नहीं होती, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सैटरडे संडे नहीं, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे है। केमिकल रिएक्शंस यूनिट 7 के क्लास के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you.